एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इजी पीजी रीडिंग। आज हम बात करेंगे कि पीजी रीडिंग के प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है। जैसा कि आप सबको पता है कि पीजी रीडिंग के प्रोजेक्ट में 3 चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 1 और 2 में हमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना होता है एवं चैप्टर 3 में हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने तीनों चैप्टर्स के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है। प्रोजेक्ट को आप प्लेन पेपर और रोलिंग पेपर दोनों पेपर में बना सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सिर्फ प्लेन पेपर में ही बना सकते हो। सो आप लोग अपने हिसाब से रोलिंग या प्लेन किसी भी पेपर में बना सकते हो। जो भी पेपर में आप बनाओ उसके वन साइड में ही लिखना और दूसरा साइड छोड़ देना, खाली छोड़ देना। और अगर आप रोलिंग पेपर में लिखना चाहते हो तो आप प्रैक्टिकल पेपर्स के भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके एक साइड में रोलिंग पेपर होता है और पीछे की तरफ ब्लैंक होता है। तो रोलिंग में लिखना और ब्लैंक को छोड़ देना, ठीक है। और प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन्स का यूज कर सकते हो। ब्लैक में आप हेडिंग लिख सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो, और ब्लू कलर में आप आंसर लिख सकते हो। लेकिन प्रोजेक्ट में आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। आप जिस भी पैराग्राफ का अनुवाद कर रहे हो उस पैराग्राफ के फर्स्ट 2 वर्ड्स और लास्ट के 2 वर्ड्स को लिख के बीच में डॉट 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 दे के और आप लिख सकते हो। तो इसी तरह से आपको प्रोजेक्ट के तीनों चैप्टर्स को करना है। प्रोजेक्ट के 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद हमें एक अनुवादकीय टिप्पणी लिखना होता है, जो कि 1200 से 1500 शब्दों में लिखना होता है। यानी कि आप समझ लीजिए 2 से 3 पेज के अंदर आपको लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे शब्दों का एक सीमा दिया है ना। तो आपको सिर्फ 2 से 3 पेज के अंदर ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो आप इसे चेक कर सकते हैं, आपके PDF में ही ये लिखा है, तो आप इसे चाहो तो पढ़ सकते हो कि कैसे आपको अनुवादकीय टिप्पणी बनाना है। वैसे मैं शॉर्ट में बता दूं तो यही लिखा है कि ये पूरी प्रोजेक्ट को बनाते समय आपको क्या क्या परेशानियां हुई, आपने कहाँ पे शब्दानुवाद किया, कहाँ पे भावानुवाद किया, कहाँ पे आंशिक अनुवाद किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्हीं सारे एक्सपीरियंस को आप 1200 से 1500 शब्द यानी 2 से 3 पेज के अंदर लिखना होगा। फिर प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाने के बाद आपको इस एड्रेस पर प्रोजेक्ट को स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। जो प्रोजेक्ट होगा वो काफ़ी मोटा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसीलिए वो स्टिक फाइल में एडजस्ट नहीं होगा। इसलिए आपको इसे बाइंडिंग करना पड़ेगा ताकि ये मिसप्लेस ना हो। और आप एक काम कर सकते हैं, जब आप अपने प्रोजेक्ट बना रहे हो तब आप पेंसिल में छोटे छोटे अक्षरों में 1 2 3 4 ऐसे पेजेस की नंबरिंग करते चलिए, ताकि लास्ट को जब आप सारा कुछ बाइंडिंग के लिए दोगे तो वो सही क्रमांक में हो जाए, ठीक है। और सेंड करने से पहले स्पीड पोस्ट करने से पहले आपको अपने प्रोजेक्ट का एक फ़ोटोकॉपी करके अपने पास रखना है, ताकि अगर बाई चांस अगर ये कहीं पे गुम हो जाता है या फिर नहीं पहुंचता है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा। और हाँ, स्पीड पोस्ट करते समय जो आपको रिसिप्ट दिया जाता है उसे भी आपको नहीं फेंकना है, उसे अपने पास ही रखना है। जब तक कि आपका प्रोजेक्ट का रिजल्ट ना निकल जाए तब तक आपको स्पीड पोस्ट का रिसिप्ट को अपने पास रखना है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि प्रोजेक्ट बना के भेजते वक्त हमें अपने स्टडी सेंटर से सिग्नेचर सील वगैरह लगवाना चाहिए या नहीं। जी नहीं, आपको कुछ नहीं करवाना है। आपको बस अपना प्रोजेक्ट करना है और डायरेक्टली सेंड करना है दिल्ली को। आपको उससे पहले कहीं पे भी कुछ सील सिग्नेचर किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत 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 अच्छे से कीजिए। अगर कहीं पे भी कोई कांट छांट होता है तो आप उस पेपर को ही निकाल दीजिए और दूसरे पेपर से फिर से लिखिए, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक बार सबमिट होने के बाद जो वो मार्क देंगे उसे आप ना तो रीचेकिंग कर पाएंगे या फिर री एवेल्यूएशन कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो मार्क दे दिया वही फाइनल है। इसीलिए आप सुंदर सुंदर अक्षरों से लिखिए। आप अपने प्रोजेक्ट को जब सबमिट करेंगे उससे पहले आपको एक सीक्वेंस में सजाना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको एक फ्रंट पेज रखना होगा। फ्रंट पेज यानी जिसका डेमो आपको प्रोजेक्ट के PDF में भी दिया गया है, जैसे कि ये है, ये देखिए, इस तरह का आपको एक फ्रंट पेज लगवाना है। जैसे कि इसमें लिखना है आपका कार्यक्रम का शीर्षक यानी PGDT,
पाठ्यक्रम कोड यानी PGDT 05, पाठ्यक्रम का शीर्षक अनुवाद परियोजना, अध्ययन केंद्र का नाम यानी कि आपका स्टडी सेंटर का नाम लिखना है, फिर नामांकन संख्या यानी कि आपका एनरोलमेंट नंबर, फिर आपका नाम, फिर आपका पता, फिर आपका हस्ताक्षर एवं फिर तिथि, यानी कि जिस तारीख को आप सेंड कर रहे हो, स्पीड पोस्ट कर रहे हो, उसी तारीख को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। फिर फ्रंट पेज के बाद आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड का एक कलर प्रिंट आउट निकाल के उसे रखना पड़ेगा सेकंड में। ठीक है। उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र लिखना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट आपने खुद किया है, इसका एक प्रमाण पत्र आपको लिखना होगा। ये देखिए, आप इस तरह से लिख सकते हैं। प्रमाण पत्र में आपको ये लिखना है कि मैं XYZ, जो भी आपका नाम है, अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम यानी PGDT में अध्ययनरत हूँ। मैं यह प्रमाणित करती हूँ या फिर करता हूँ कि यह अनुवाद और अनुवादकीय टिप्पणी लेखन कार्य मैंने स्वयं किया है एवं इसके लिए किसी भी व्यक्ति की सहायता नहीं ली गई है। फिर आपको अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट लिखना है। जिस तारीख में आप स्पीड पोस्ट करेंगे उसी तारीख को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। फिर प्रमाण पत्र के बाद आपको क्वेश्चन पेपर लगवाना होगा। आपका जो क्वेश्चन है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसे प्रमाण पत्र के बाद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको अपना आंसर शीट लिखना है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसे आप उसके बाद रखेंगे। उसके बाद आपको अनुवादकीय टिप्पणी लिखना है। आपको इसी सीक्वेंस में अपने प्रोजेक्ट को सजाना है। आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे तो इसी सीक्वेंस में करेंगे। अभी अनुवादकीय टिप्पणी आप कैसे लिखेंगे इसका एक डेमो मैंने प्रस्तुत किया है, आप देख लीजिए। ये अनुवादकीय टिप्पणी मैंने अभी इस साल का जो प्रोजेक्ट दिया गया है 2021 का जनवरी और जुलाई सेशन का, उसी का मैंने किया है। आप चाहें तो इसे डिटो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। परियोजना के अनुवाद के दौरान मैंने विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना किया। इन समस्याओं का निवारण करते हुए मैंने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया। यूँ तो किसी एक विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए बड़े पाठ का अनुवाद करना लगभग असंभव है, क्योंकि अनुवाद प्रक्रिया केवल शब्दों का दूसरी भाषा में अंतरण ही नहीं वरन भावों का अंतरण भी है। अतः जहाँ भाव की सटीक अभिव्यक्ति करनी हो वहाँ समस्त पद्धतियों का प्रयोग आवश्यक है। इस परियोजना के अनुवाद के लिए कुछ स्थानों पर मैंने शब्दानुवाद किया। अनुवाद करते समय ऐसे बहुत से शब्द मिले जिनका अर्थ मुझे नहीं पता था, जैसे कि डेट्रीमेंट, गोस्पेल, बीडर्स, इवैक्यूएटेड ट्यूबुलर, वल्कनाइजिंग, सियोप्लस आदि अनेक। आपको ब्रैकेट में ये भी लिखना है कि ये वर्ड्स आप कौन से पैराग्राफ से लिए हो। इन नए शब्दों का अर्थ मैंने कोशों से जाना एवं अनुवाद करते समय इनका शब्दानुवाद किया। इस तरह बहुत सारे नए शब्द मुझे सीखने को मिले। कुछ स्थानों पर मैंने भावानुवाद का प्रयोग किया। विशेष रूप से अध्याय 3 में हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद में मुझे इस पक्ष का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि कई स्थानों पर अंग्रेजी के सटीक शब्दों का चयन करने में मुझे दिक्कतें महसूस हो रही थी। कहीं कहीं केवल शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण वाक्य अनुवाद करने के लिए मुझे भावानुवाद का सहारा लेना पड़ा, जैसे कि 3.4, 3.7, 3.8, 3.11, 2.29 आदि। इस प्रकार 1.20, 1.24.5, 2.17 को समझने के लिए मुझे एनसाइक्लोपीडिया और गूगल का सहारा लेना पड़ा। इस तरह और भी अनेक शब्दों का अर्थ जानकर मैंने भावानुवाद किया। अनुवाद का तात्पर्य मात्र शब्दानुवाद नहीं है, परंतु भाव संप्रेषण परमावश्यक है। अतः मैंने भावानुवाद को विशेष रूप से प्रयोग किया और इस विधि से अनुवाद प्रक्रिया को पूरा किया। अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद प्रक्रिया अध्याय 1 और 2 में कई ऐसे शब्द भी आए जिनका सटीक शाब्दिक अर्थ हिंदी में मिलना दुष्कर सा प्रतीत हो रहा था।
अतः इन शब्दों का यथारूप मैंने लिप्यांतरित कर दिया। हालांकि ऐसे शब्द 2-4 ही हैं, जैसे कि ग्रिड, ऑफ ग्रिड, थर्मल, फोटोवोल्टिक आदि। अध्याय 2 में अनेक तकनीकी शब्द और संक्षिप्तियाँ हैं जिनको मुझे लिप्यांतरण करना पड़ा, जैसे कि NTPC, MNRE, स्योप्लस केबल, CSIR आदि। अध्याय 2 के अनुवाद करते समय अक्सर मुझे तकनीकी शब्दकोश का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि ऐसे शब्द मेरे लिए नए थे। अतः उन सब शब्दों का मैंने लिप्यांतरण किया। यह देखा गया है, जहाँ समस्त उपाय मंद पड़ जाते हैं, वहाँ लिप्यांतरण की प्रक्रिया रामबाण साबित होती है। कुछ स्थानों पर वाक्यों को सटीक रूप में प्रदर्शित करने के लिए कुछ शब्दों को पाठ में जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, पर उन शब्दों का प्रयोग मुझे अत्यावश्यक लगा। हालांकि अनुवाद प्रक्रिया में इस प्रकार का प्रयोग को अधिक प्रश्रय नहीं दिया जाता है, पर मुझे 1.11, 2.15, 3.1 जैसे कुछ अनुच्छेदों के लिए इस प्रक्रिया को अपनाने के अतिरिक्त अन्य उपाय नजर नहीं आ रहा था। अभी फिर आपको हेडिंग लिखना है कि अनुवाद कार्य में प्रयुक्त उपकरण। अगर आप इससे पहले और भी कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि 1200 से 1500 शब्दों के भीतर ही लिखना है। अनुवाद कार्य में प्रयुक्त उपकरण। इस अनुवाद कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे कई उपकरणों की सहायता लेनी पड़ी, जो निम्नलिखित हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, आगरा से प्रकाशित साहिनी शब्दकोश, डिक्शनरी हिंदी शब्दकोश, डिक्शनरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, भारत सरकार द्वारा अधिकृत तकनीकी शब्दावली आयोग के वेबसाइट, एनसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया, शब्दकोश.com, dict-hindkoj.com। उपरोक्त उपकरणों की मदद लिए बिना यह अनुवाद कार्य करना मेरे लिए बहुत कठिन होता। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि यह अनुवाद कार्य मेरे लिए बहुत कठिन था। मुझे बहुत सी बाधाएं झेलनी पड़ी, परंतु इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस तरह से आप अपना अनुवादकीय टिप्पणी लिख सकते हो एवं इसी सीक्वेंस के साथ आपको अपना प्रोजेक्ट को रेडी करना है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आई होप मैंने PGDT के रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया, लेकिन फिर भी अगर अभी भी कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना प्रोजेक्ट अच्छे से लिख पाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।